नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हम बात करेंगे यहां पर सोने चांदी के ऊपर, जहां पर रौनक बरकरार है। निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। सोना और चांदी दोनों ही एक रेंज में फंसते हुए नजर आए हैं। इन करंट लेवल्स पे क्या ट्रेंड्स हैं, क्या खरीदारी होनी चाहिए और आगे क्या टारगेट्स हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे भारतीय मसालों की, जहां पर दुनिया भर में हमने जिस तरह के एक्सपोर्ट नंबर्स आते हुए देखे हैं इंडियन स्पाइसेस के, वो ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो इस साल और पिछले 12-18 महीने में लगातार यहां पर प्राइसेस में कुछ बढ़त देखने को मिली है। क्या इम्पैक्ट है, आगे किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 3 हफ्ते की तेजी के बाद इस हफ्ते कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है और एज ऑफ नाउ करीबन 0.25% की गिरावट के साथ इस हफ्ते में कच्चे तेल का कारोबार। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़े हैं प्रो इंटेलीट्रेड के फाउंडर दिनेश सोमानी, वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे, प्रीति एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर शुभम जावर एंड महारानी ट्रेडिंग के प्रोप्राइटर प्रणव शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर एक रेंज में दिनेश जी आप कहेंगे अब सोना अटकता हुआ नजर आया है। ऊपर में 3400 नहीं तोड़ता, नीचे में 3200 के आसपास आके एक सपोर्ट ले रहा है। नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, मैं लेकिन एक बात गोल्ड में ये कहना चाहूंगा कि 99,000 के ऊपर के लेवल जो गए थे, वहां से 90,900 के लेवल्स में छुए। करीब करीब 8% का फॉल आया, जिसको 22 दिन लगे। और 90,900 के लेवल से 96,400 के लेवल से जो ऊपर गया, 6% की तेजी 6 दिन में मात्र आई है। तो इसकी ऊपर जाने की स्पीड है बहुत क्विक है, और नीचे आने की स्पीड जो है धीरे धीरे है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है काउंटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही है। बट अब जो है इस रेंज में ये फंसा हुआ है कि डाउनसाइड 93,000, अपसाइड 97,000। मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है एक बार 96,550 के लेवल से दिखा सकता है। इंट्राडे में यहां पर एक बार खरीदारी करके 96,550 के आसपास में अपनी प्रॉफिट बुकिंग पूरी कर लेना चाहिए। ये मेरा भी शॉर्ट टर्म का व्यू है। दिनेश जी, जैसे आपने कहा कि जो मुनाफा वसूली है स्लो है और अपसाइड्स यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। क्लियरली मार्केट्स में अभी भी अनसर्टनिटी है। अगर हम ईटीएफ्स देखें, वहाँ कुछ रिडेम्पशन है। सीएफटीसी का डेटा दिखाता है कि वहाँ पर कॉमिक्स में भी हमने नेट लॉन्ग्स में काफ़ी हद तक यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। तो एवरी डिप पे खरीदारी फिर कहाँ से है? मेरे लिए प्रश्न है मनीषा जी। जी दिनेश जी। जी बिल्कुल। देखो, जो कारण थे सब गिरने के, ये जो यूक्रेन और रशिया का ट्रू स्टॉक होने वाला था, ट्रेड टैरिफ वॉर जो है ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और जो अब जो नया रीजन इसमें निकल कर आया है, एक तो जो डाउनग्रेड हुआ यूएस को, उसके चक्कर में एक बड़ी तेजी आई है। सेकेंडली, जो इजराइल ने ईरान पर जो हमले करने की बात की थी, उससे एक बड़ी तेजी आई है। मतलब कोई ना कोई कारण जरूर निकल कर आ रहा है जो प्राइसेस को ऐड कर रहा है, और ये पोटेंशियली इसको और बुलिश बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली, अगर हम चाइना का इंपोर्ट डेटा देखते हैं गोल्ड का, तो 11 मंथ्स के हाई पर चल रहा है, और वहां पे ईटीएफ में जो है निरंतर खरीदारी चल रही है। तो कुल मिला के जो तेजी के कारण है वो निरंतर इसको एक्टिव करते जा रहे हैं, और मंदी के कारण धीरे धीरे इससे ऑफसेट होते जा रहे हैं। आज ही की न्यूज थी कि जहां पर ट्रंप साहब ने ये कहा है कि शायद रशिया को लग रहा है कि वो वॉर जीत जाएगा, और इसी के लिए वो सीज फायर के लिए राजी नहीं है। शायद ये भी एक रीजन है जो गोल्ड को शाम के इवनिंग सेशन तक और फायर अप कर सके। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो वीव्ड इन हैं और यहाँ से और तेज़ी की उम्मीद है। और जैसे बात की गई है, अगर आप चार्ट्स पे भी देखें तो मुनाफा वसूली आती है, और यही चीज़ हमने पिछले 12-18 महीने से आते हुए देखी है कि मुनाफा वसूली आती है लेकिन बहुत बड़ी नहीं और रुकती नहीं, और डिप्स पे खरीदारी हमने लगातार यहाँ पर बनते हुए देखी भी है। आशीष जी नमस्कार। और जिस तरह से सोने की चाल रही है पिछले 12-18 महीने में, कैसे आप देखेंगे ज्वेलरी एज अ ट्रेड? ये पिछले 1.5-2 सालों में जो 60-70,000 से लेके आज 95,000 तक सोना आके रुका हुआ है, उससे डेफिनेटली कस्टमर के साइकी पे, ट्रेड के साइकी पे इफेक्ट तो डेफिनेटली हुआ है। कस्टमर के साइकी पे ये हुआ है कि यस, सोने में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लेकिन अभी जो 95,000 या 1 लाख की जो रेट्स है, वो थोड़ा कस्टमर को हजम करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो वो थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा है। जिसके घर में तुरंत इमीडिएट शादी है, वही सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं। जैसे 88-90 के आसपास लोग बेचने आ रहे थे कि चलो ये तो ऑल टाइम हाई हो गया, अभी सोना बेचते हैं, वो बेचने का सिलसिला रुक गया। अभी कोई बेचने को ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि 90 के नीचे भाव नहीं जाएगा, और जब डिप्स आता है तो लोग आके खरीदारी करते हैं। ट्रेड में बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया था जब सोना ऑल टाइम हाई पे जा रहा था। बाद में वो 90-95 के बीच में शॉर्ट करके अटक भी गए थे।
लेकिन अभी लोग भी ट्रेड में भी थोड़ा कॉशियसली इसको देख रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे सोना है और इसके आगे जाके वापस तुरंत उतनी तेजी आने की संभावना कम है। तो इट्स अ गार्डेड स्टांस जो इंडस्ट्री ने लिया हुआ है। वेल एब्सोल्युटली। साथ ही साथ इंडस्ट्री ने यहाँ पर चेंजेस भी देखे हैं, चाहे वो सीपा है, चाहे वो दुबई से किस तरह से गोल्ड लेके आना है, प्लैटिनम वाला जो इशू है वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व होता हुआ देखा। आशीष जी, आने वाले समय में किस तरह की क्या और आस्क हैं इन सेंस ऑफ पॉलिसीज? पॉलिसीज, पीपल आर वेटिंग फॉर अदर एफटीएस टू गेट कंप्लीट, जैसे यूएस का सोच रहे थे। अगर वो होता है तो जो एक्सपोर्ट ट्रेड है उसके लिए अच्छा फायदेमंद होगा, क्योंकि 26% से लेके अगर 10% पे भी आके या 5% पे आके ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो इट विल बी डेफिनेटली गुड। IRBX के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही कि वहाँ पे भी फ्यूचर्स का भी ट्रेड शुरू हो सकता है। तो ये कोई चीजें हैं। सिल्वर में मैंडेटरी हॉलमार्किंग की तरफ इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो ये ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए 2-4 चीजों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक फाइनल सवाल आशीष जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर अब आगे जाकर नंबर्स, क्योंकि हम लगातार इस बारे में बात करते रहे हैं कि पहला क्वार्टर कोई बहुत खास नहीं था, सेकंड क्वार्टर की भी शुरुआत थोड़ी सी यहाँ पर लो हुई है, इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत थोड़ी लो हुई है, कैसे देखते हैं अब यहाँ से नंबर्स? मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर जो मतलब फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर है वो भी थोड़ा ल्यूकवार्म ही रहेगा। और जब अगस्त के आसपास जब फेस्टिवल सीजन शुरू होता है और अगर तभी भी 1995 के रेंज में अगर सोना रहता है तो उसके बाद का जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे वो मेरे हिसाब से अच्छे जाएंगे। मॉनसून के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 104-105% नॉर्मल मॉनसून रहने की लोगों ने प्रिडिक्शन किया हुआ है। तो मॉनसून अच्छा होने से जो रूरल एरिया में डिमांड रहता है वो भी अच्छा आएगा। और अगर 1995 के आसपास में रेट्स रहते हैं तो आई थिंक द बाइंग विल रिटर्न बैक इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। शुरुआत थोड़ी सी ल्यूकवार्म जरूर हुई है, लेकिन अगर प्राइसेस सस्टेनेबल रहते हैं, बारिश अच्छी होती है, स्टेबिलिटी इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलती है तो खरीदारी यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आशीष जी, एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो राय भी सामने रखने के लिए। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे और दिनेश जी आपकी राय चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को यहाँ से? निशा जी, अगर पिछले 10 से 15 दिन देखते तो भाई रेंज बाउंड एक्टिविटी में ट्रेड कर रहा है, और विशेष करके कॉपर जो नीचे का लेवल है 849, अपसाइड लेवल है 865, ये दायरा मतलब ट्रेडर के लिए बहुत ही बढ़िया दायरा है। 853-54 आता है बार करे, 861-62 में आप इसको शॉर्ट कर दे, रेंज बाउंड एक्टिविटी है। लेकिन 865 के ऊपर जब ये मार्केट चलेगा तो मुझे लगता है कि 900 घर भी बहुत जल्दी क्रॉस करने की संभावना है। 849 जिसका भी बाइंग है वो स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से बाइंग में बने रहने में भी बने रहना चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी है तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज चॉपी मूव्स यहाँ पर आगे भी जारी रह सकते हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर स्पाइसेस पे करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे शुभम जावर एंड प्रणव शाह, और दिनेश सोमानी तो हमारे साथ बने ही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और जहां तक मसालों का बाजार है, यहां पर लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। काफी सारी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि 2023 से 2033 तक यहां पर 10% की कैगर के साथ इस मार्केट में हम इजाफा होता हुआ देखेंगे। आपको याद दिला दें कि 2023-24 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट था यहां पर मसालों का। 24-25 में हल्की सी यहां पर हमने फ्लैटिश मूव्स आते हुए देखे हैं, लेकिन इस साल में अब यहां पर क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर करेंगे चर्चा। और आपको बता दें कि जहां तक एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, यहां पर मिर्च, हल्दी और जीरा, ये 3 मसाले इन 1 2 3 दैट सेंस कैटेगरीज में यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ शुभम जवर जुड़ चुके हैं। शुभम नमस्कार। सबसे पहले हल्दी पे ही बात करते हैं, और कुछ क्रॉप्स को लेकर यहाँ पर चिंताएं थी जो हमने भावों में फैक्टर इन होता हुआ भी देखा। अब करंटली किस तरह की सप्लाई है, डिमांड है, और प्राइस को लेकर क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी। हल्दी में ऐसा है मैम, पूरे इंडिया में जो था पहले ऐसा था कि ओवरऑल जो सोइंग हुई थी 2025 की वो 30% एक्सेस हुई थी, बट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये था कि कुछ यील्ड डैमेज आएगा, ये होगा, बट वो इफेक्ट हम अभी देख रहे हैं। जैसा अगर आप देखो, निजाम सेंटर, ईरोड सेंटर कंप्लीटली वॉश आउट हो चुके हैं, वहाँ पे अभी कोई अराइवल्स आ नहीं रहे, सब ड्राई अप हो गए। मराठवाड़ा है जो अभी कंप्लीट अपनी अराइवल्स देते जा रहा है। मराठवाड़ा में 20 से 22 लाख की अराइवल आ चुकी है और एंटिसिपेटेड है, और यहाँ 8 से 10 लाख बैग और आ सकते हैं उस हिसाब से। तो वो प्रेशर अभी उस चीज का बना हुआ है मार्केट के ऊपर। शुभम, आप फिर आपको लगता है कि ये चीज अब भाव देख चुके हैं, अब ट्रेडर्स का क्या रवैया है और यहाँ से प्राइसेस कैसे रहेंगे?
अभी यहाँ पे ऐसा मैम, अभी 4 सेंटर जो हल्दी के हैं, निजाम, सांगली, मराठवाड़ा एंड ईरोड, इसमें 3 सेंटर्स कंप्लीटेड ड्राई अप हो चुके हैं। एक सेंटर है सिर्फ अभी पूरा साल हमारे पास बचा हुआ, तो एक सिंगल सेंटर पे हल्दी को डिपेंड करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे अभी जहाँ पे अगर मराठवाड़ा की अराइवल धीरे धीरे ड्राई अप होगी तो यहाँ से कुछ तेजी बन सकती है, ऐसा ध्यान है। ये बॉटम लेवल्स हो सकते हैं, करंट लेवल्स। शुभम, अगर ये बॉटम लेवल्स हैं, क्या खरीदारी की राय है? कितना तेजी यहाँ से देख सकते हैं? एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या सेंस है? यस मैम, अभी देखिए एक्सपोर्ट्स करंटली थोड़े से ड्राइड अप है। रीजन ये है, एक तो ट्रेड वार चल रहा था वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, एंड थोड़े बहुत कंटेनर के इश्यूज है जो कराची में अभी इम्पैक्ट आया है कंटेनर्स का, उसकी वजह से अभी थोड़ा एक्सपोर्ट रुका हुआ है। बांग्लादेश भी रुका हुआ है, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं वापस से कमिंग 1 वीक में स्टार्ट हो जाएगा। बांग्लादेश भी बकरीद के बाद एक बार फुल पेस में स्टार्ट हो जाएगा। 6 जून बकरीद है, तो उसके बाद में फुल पेस से बांग्लादेश भी अपनी अराइवल लेना स्टार्ट कर दे, अपना डिमांड लेना स्टार्ट कर देगा। तो आपको लगता है कि यहाँ से बॉटम है, गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, और यहाँ से अगर तेजी भी आती है तो क्या परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे? आई थिंक मैम ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ से तेजी आती है तो फॉर शॉर्ट टर्म अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं 15 से 20% का उछाला इसमें आ सकता है, क्योंकि अभी जो ईरान में भी ट्रेड फेयर हुआ है तेहरान में, तो वहाँ पर भी हल्दी का काम अच्छा खासा हुआ है। ईरान बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ टर्मरिक, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो इम्पोर्ट करता है, तो वहाँ पर भी काम अच्छे हुए हैं। शुभम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी क्लैरिटी वहाँ पर आती हुई कि बॉटम के करीब यहाँ पर प्राइसेस हैं। एक्सपोर्ट्स मिड जून से शुरू हो जाएंगे, पाइपलाइन ज़्यादातर ड्राई हैं और भावों में अच्छी खासी बढ़त की एक्सपेक्टेशन भी है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं और आप क्या शुभम से एग्री करेंगे? बिल्कुल, काफी हद तक के तो जो अराइवल्स है वो काफी ड्राई हो चुकी है, और यील्ड लॉस। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग जी, नागालैंड के मुख्यमंत्री नोफ्यो रियो जी, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहाम जी, सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स, देवी और सज्जनों, आज जब मैं राइजिंग नॉर्थ ईस्ट के इस भव्य मंच पर हूं तो मन में गर्व है, आत्मीयता है, अपनापन है, और सबसे बड़ी बात है भविष्य को लेकर अपार विश्वास है। अभी कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट
इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है।